हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट के एग्ज़ाम की, ठीक है। और साथ में ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभी यूपीएचईएससी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी डेट नहीं आई है, तो एडवर्टीजमेंट 51 के लिए जीएस की तैयारी भी करवाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग नेट जेआरएफ क्लियर करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं जीएस की तैयारी के लिए भी, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा है क्या, एजुकेशन। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर नेट के एग्ज़ाम की, जो भी कोई आपका शिक्षा शास्त्र विषय से है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर उसकी भी तैयारी होती है, ठीक है। तो हम लोग पूरी चीज़ें टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे और यूनिट बाय यूनिट सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारी परीक्षाओं को टारगेट में रख के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है इवेल्युएशन सिस्टम। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो सवाल बनते हैं जिन टॉपिक से, वो वीडियोज़ मैंने काफ़ी करवा दी हैं, जैसे कि मैथड्स ऑफ टीचिंग 30+ मैथड्स मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करवाए हैं, ठीक है। और साथ में आपकी लर्निंग थ्योरीज, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें आपको एक बुक में नहीं मिलेंगी। अगर आप सोचेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए कोई एक बुक ले लें और उसमें सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। एवेल्युएशन सिस्टम, बाकी चीज़ें आपकी और भी जो कि जैसे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग या फेजेस ऑफ टीचिंग, मतलब जितनी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड की हैं, सीबीसीएस सिस्टम है ना, तो जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने सब कवर करवा दिए हैं और 2024 को टारगेट में रखकर ये आपकी लर्निंग थ्योरीज मैंने जो अब ज़्यादा पूछी जा रही हैं वो सारी चीज़ें कवर कराई हैं। साथ में मेथड्स ऑफ टीचिंग, बहुत सारे नए टर्म्स भी आपको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। तो आप लोग वीडियोज़ को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें दी हैं। 2024 के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और साथ में जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो तो है ही है, वो तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि थ्योरी कहीं भी नहीं चेंज होती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हो जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि सेट के जो पेपर आता है वो थोड़ा सा ईजी होता है, मतलब एज कम्पेयर टू नेट के पेपर की अपेक्षा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इवेल्युएशन सिस्टम, मूल्यांकन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पर दी जाएंगी, है ना। तो जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इवेल्युएशन, मूल्यांकन कहते क्या है, मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है ना। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, एक ये साइंटिस्ट हैं क्विलन व हन्ना, इनके अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में प्रमाणों के संकलन, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, प्रमाणन के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मतलब मूल्यांकन में जो आपकी चीज़ें आती हैं वो क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर मूल्यांकन में आपका मेजरमेंट है और प्लस वैल्यू जजमेंट। मतलब मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव जो है वेरिएबल के आधार पे करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटी के आधार पे, और जो वैल्यू जजमेंट करेंगे ये क्वालिटेटिव। मतलब इवेल्युएशन आपका ऐसा ब्रॉड प्रोसेस होता है जहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, है ना। तो जो आपका डेटा कलेक्शन होता है, या जिसको कह रहे हैं प्रमाणों का संकलन, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो प्रमाणों के संकलन और व्याख्या की बात होती है, तो ये आपकी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपकी इवेल्युएशन के अंतर्गत आती हैं। इवेल्युएशन इतना ब्रॉड प्रोसेस होता है कि इसी के अंतर्गत आपकी मापन की प्रक्रिया हो गई, देखा ही आपने, और साथ में कभी कभी असेसमेंट पूछा जाता है, आकलन जिसको बोलते हैं, है ना। इसी को यहाँ वैल्यू जजमेंट का है। तो आकलन प्लस मापन, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आपकी इवेल्युएशन के अंतर्गत आती हैं। मतलब इवेल्युएशन बहुत बड़ा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब छोटे लेवल पे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो कि इवेल्युएशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट बनता है। इस तरह कई एक डेफिनेशन है अलग अलग, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इवेल्युएशन बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इसके अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की। तो इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके जो एवेल्यूएशन का फॉर्मेट दिया है, तो एवेल्यूएशन की बात में बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। एवेल्यूएशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस का ही एक संबंधित पार्ट है। और मूल्यांकन क्या है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन एवं परीक्षण की तुलना में काफ़ी विशद और व्यापक है, ठीक है। इसका जो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ब्रॉडर है, ठीक है, ये पहले ही बता दिया। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच एवरी पॉसिबल एफर्ट इज मेड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर लगातार क्या होता है, प्रयास किए जाते हैं किसके बारे में, यहाँ पर लर्नर की जो प्रगति के बारे में, मतलब उसकी कितनी जो है उसका मतलब कितना वो हो रहा है, मतलब कि इन्हेंस हो रही है, मतलब जो क्वालिटीज़ हैं उसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो इसकी प्रगति के बारे में जानने के लिए अनेक तरह के अथक प्रयास जिसको कहते हैं ये किए जाते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन। अब आप बोलोगे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो जो आपके स्टेटमेंट के सवाल बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जब चीज़ें पता होंगी तो चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, बाकी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो या सेट की परीक्षा हो। अभी मैंने आपको वेस्ट बंगाल सेट वाला पेपर करवाया था सॉल्व, और साथ में उत्तराखंड सेट का भी 2017 का पेपर कराया था, और अभी वेस्ट बंगाल का 2023 का पेपर करवाया था। तो वेस्ट बंगाल वाले में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, आप लोग उसको देखिएगा, और वो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि खाली सेट के जो लर्नर्स हैं, जो भी मतलब सेट के एग्ज़ाम देने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट वाले जो लर्नर हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा, उसमें इवेल्युएशन से संबंधित सवाल भी आपके पूछे गए हैं, और आईसीटी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित हैं। आप उनको दिन प्रतिदिन देखते हैं लेकिन चीज़ें हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें एग्जाम में आती हैं, क्योंकि आपकी यहाँ से जो आईसीटी, हायर एजुकेशन या पीपल डेवलपमेंट से आपकी जनरल अवेयरनेस या यूँ कहें करेंट से संबंधित भी सवाल आपके बनते हैं। और अभी 2023 में ये तीसरा सेशन था जो दिसंबर में हुआ है। इसके पहले फरवरी, मार्च, मई, जून में 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी, है ना। वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे कवर कराऊंगी अगर आप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, यहाँ पर ये इवेल्युएशन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए फॉर्मेटिंग इवेल्युएशन, ये क्या होता है, फॉर्मेटिव जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और दूसरा होता है समेटिव, योगात्मक, है ना। तो इंग्लिश में ही नाम याद रखिए। ये क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करें, फॉर्मेटिव में क्या होता है, ऑन गोइंग असेसमेंट है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए इस निर्देश के दौरान चल रहा है मूल्यांकन। मतलब कहने का है कि जब आप पढ़ाई करा रहे होते हो, एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हो और लर्नर आपसे सीख रहा है, तो क्लासरूम हो या आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, जहाँ भी टीचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन मतलब लगातार उसका इवेल्युएशन होता रहता है लर्नर का। जैसे कि आप बहुत सारे टेस्ट लेते हो, है ना, यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। अब इससे क्या होता है, छात्र की प्रोग्रेस का पता लगता है कि उसने कितना अचीव किया। तो ये हो जाता है आपका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, ऑन गोइंग होता है। जब शिक्षण सत्र आपका चल रहा होता है, टीचिंग सेशन, और उसी समय ये लगातार होते रहते हैं। इससे क्या होगा कि जब शिक्षण सत्र आपका चल रहा है, आप टीचिंग प्रोसेस में लगे हुए हो, पढ़ा रहे हो, आपने यूनिट टेस्ट लिया या एक यूनिट को ख़त्म करने के बाद गया, या एक वीक में जितना भी आपने पढ़ाया सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट लिया, तो आपको ये पता लगता है कि मैंने जितना पढ़ाया था बच्चों ने कितना गेन किया है। उससे क्या होगा कि आगे जो अभी समय बचा हुआ है हमारे पास, हम उसमें बच्चों के वीक पॉइंट्स को जान के उनकी और जो है अच्छे से लर्निंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाती हैं, और यहाँ पर तुरंत मतलब फीडबैक मिलता है दोनों को, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी, यही चीज़ कह रहे हैं। उसके बाद समेटिव इवेल्युएशन, और यहाँ से जो सवाल आपके बनते हैं ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, या तो कोई एग्जाम्पल दे के पूछा जाएगा, तो इनके बस क्वालिटीज़ को पहचाने रहिए कि किस तरह से कौन सा इवेल्युएशन लगेगा। समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, समग्र सीखने के परिणामों को मापने के लिए। जब ओवरऑल आपकी टीचिंग हो जाती है, जो लास्ट में जब पहुंच जाते हो, है ना, तो ये क्या करता है, मेजर ओवरऑल लर्निंग आउटकम। ओवरऑल लर्निंग मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता था, जैसे BA MA के एग्ज़ाम होते थे, लास्ट में एक बार होगा एग्ज़ाम,
पूरे साल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बस लास्ट में एक एग्जाम होगा, कोई सुधारने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाता है समेटिव इवेल्युएशन। शिक्षण अवधि, टीचर मतलब जो टीचिंग सेशन है आपका जो चल रहा है, शिक्षण अवधि के अंत में आयोजित मूल्यांकन, लास्ट में एक एग्जाम होगा। और यहाँ पर क्या था, ये ज़्यादा अच्छा हुआ है ना फॉर्मेटिव। यहाँ पर क्या हुआ कि आपको जानने का मौका मिलता है, फीडबैक आपको मिल रहा है कि लर्नर ने कुछ सीखा या नहीं। अब यहाँ तो क्या होगा, समेटिव में मौका ही नहीं मिलेगा तो सिखाएंगे क्या, उसका मतलब प्रोग्रेस कैसे कराएंगे, जो रिजल्ट आना था एक बार में आ गया, है ना, ये चीज़ होती है। इसीलिए जो आप सेमेस्टर वाइज हो रहा है वो बेटर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डायग्नोस्टिक, नैदानिक मूल्यांकन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान के और फिर जो है यहाँ पर ताकत और कमजोरियों को पहचान के फिर उसके निर्देशों को दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी आपको पढ़ानी है, ये आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। जब आपको पता लग गया फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान, मतलब चीज़ें पता लग गई, तब आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, कि वहाँ पर कुछ कमी है, उसको मैथ नहीं आ रही है तो हम मैथ उस तरह से पढ़ाएंगे, थोड़ा डिफरेंट लेवल से पढ़ाएंगे, है ना। तो ये हो जाती है बच्चों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर फिर जो है टीचिंग स्ट्रेटजी को बनाया जाएगा। ठीक है, पीयर असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए पीयर असेसमेंट क्या है, छात्र अपने साथियों के काम का मूल्यांकन। यहाँ पर जो भी ग्रुप होता है ना, जैसे क्लास में है तो वहाँ पे जो साथ के ही लोग हैं ना वो करेंगे इवेल्युएशन। तो इस तरह से ये क्या करता है, प्रोमोटिंग कोलेबोरेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर कोलेबोरेशन को प्रमोट किया जाता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अपने से अपने बारे में भी पता लगती है चीज़ें कि हमारी कितनी मतलब कितनी किस चीज़ में पकड़ है, कहाँ कमजोरी है। तो ये हो जाता है सेल्फ रिफ्लेक्ट, अपने को प्रतिबिंबित करना, अपने को मतलब पहचानना, अपने को आईना दिखाना। ठीक है, तो ये हो जाता है, प्रमोट करता है जिसको, कोलैबोरेशन को। ठीक है, यहाँ पर पीयर असेसमेंट होगा, जो साथ के सहकर्मी हैं वो करेंगे। अब वो कोई स्कूल भी हो सकता है, क्लास हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम वैसे यहाँ पर टीचिंग की बात करते हैं तो लर्नर को एज ए ऑब्जेक्ट रख के यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, टीचर एंड लर्नर के बीच। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो असेसमेंट, बहुत पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और आपके सेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डीप में जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ छात्र के काम का जो कलेक्शन होता है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वर्तमान में ध्यान में रख के सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक तरह से शोकेस करना। शोकेस जानते हो ना, जब आप कहीं जाते हो तो वहाँ शोकेस में चीज़ों को देखते हो, सामने से ही आपको पता लग जाता है कि चीज़ें दुकान में जाके या शॉप में अंदर जाके क्या चीज़ें मिलने वाली है ना, क्योंकि वहाँ पे शोकेस में आपने देखा। तो ये होती है शोकेसिंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट की। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रगति हो रही है और जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी उसने गेन किया है, इन सारी चीज़ों का पोर्टफोलियो असेसमेंट तैयार किया जाता है। तो एक तरह से शोकेसिंग होती है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो चाहे वो हार्ड कॉपी हो या डिजिटल, तो अभी अधिकतर क्या है डिजिटल ही यूज़ किया जाता है। एक कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों का एक संग्रह, मतलब जो भी उसकी प्रगति है, उपलब्धि है, बच्चे को जो भी चीज़ें उसके बारे में जानकारी है, उसका कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, कोई अचीवमेंट है, ठीक है, उसने कुछ ऐसी चीज़ों को मतलब उसके क्वालिटीज़ में है, वो सारी चीज़ें एज ए रिकॉर्ड वहाँ पर होती हैं। कोहेरेंट स्ट्रक्चर एंड गाइड टू दैट स्ट्रक्चर सच एज ए कंटेंट पेज। तो क्या हुआ, ये कलाकृतियों का एक संग्रह, किसकी कलाकृतियाँ, जो लर्नर की हैं, और उस संरचना के लिए क्या है, मार्गदर्शिका है। तो एक गाइड होती है, जैसे कि मतलब एक कंटेंट पेज में सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं ना जब आप कंटेंट बनाते हो, तो इसी तरह से एक शोकेस में आपको ये सारी चीज़ें, लर्नर से संबंधित चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। इस तरह से सब चीज़ें एक ही मतलब जगह पे देखने से आपको पता लगता है कि लर्नर ने क्या सीखा और किस चीज़ में उसने अचीवमेंट ली। तो सीखने और मूल्यांकन, तो ये क्या है, एक असेसमेंट टूल है ना, एक उपकरण के रूप में। पोर्टफोलियो में आमतौर पर क्या, यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल होगा, जैसे कि उसकी जो रिफ्लेक्टिव डायमेंशन है ना, सोचने समझने की जो क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो आपका शिक्षण उपकरण, जिसको हम असेसमेंट टूल कहते हैं, टीचिंग असेसमेंट टूल, जो पोर्टफोलियो है, एक ऐसा मतलब एक पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ पर एक शिक्षार्थी उन्होंने जो सीखा है उस पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो लर्नर ने सीखा है उस पर रिफ्लेक्ट करता है। तो पोर्टफोलियो के द्वारा हमें ये पता लगता है कि लर्नर ने क्या सीखा। ये चीज़ें हमें शोकेस के द्वारा देखने में पता लगती हैं। सफलताओं असफलताओं के आधार पर सीखने के प्रमुख पहलुओं को यहाँ पर समाहित किया जाता है ना।
और उसके बाद सीखने के लिए उनकी भविष्य की योजना, तो मतलब फ्यूचर प्लान भी यहाँ पर पता लग जाता है कि इसकी अचीवमेंट क्या है, इसके गोल्स क्या हैं और क्या चीज़ें अचीव आगे जाके इसकी प्लानिंग क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें पता लगती हैं और बेसिकली ये है क्या, एक असेसमेंट टूल है ना। तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो के बारे में। बाकी इसके बारे में जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पता लगती हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। ठीक है, एवेल्युएशन बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। मतलब जो भी रियल वर्ल्ड का जो सीन होता है वहाँ पर उसने क्या चीज़ें मतलब क्या चीज़ें उसने ली हैं, परफॉर्मेंस कैसा है उसकी, मतलब जो प्रदर्शन कैसा है। ठीक है, जो भी उसका नॉलेज था, जो आपका रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, इसके दृश्यों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और कौशल को लागू करने की क्षमता के आधार पे उसने उसकी जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, इसके आधार पे उसका परफॉर्मेंस किस तरह का होगा, है ना। ये हो जाती है परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह का एवेल्युएशन जो होगा ये परफॉर्मेंस असेसमेंट या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगा, जो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में होगा, वास्तविक दुनिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि कितना और नॉलेज और स्किल उसके पास है और परफॉर्मेंस किस तरह का होगा, प्रदर्शन किस तरह का करेगा, है ना। नेक्स्ट आपका पोर्टफोलियो हो गया इप्सेटिव इवेल्युएशन। इप्सेटिव इवेल्युएशन आपकी यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जानने से पहले अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती हैं एक ही वीडियो में, मैं तो बहुत कम टाइम लेती हूँ। यही चीज़ें मतलब आप और भी जगह देखिए तो आपको मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन चीज़ें इससे भी कम मिलती हैं, है ना। तो मेरा मोटो ये रहता है कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम बिल्कुल आपका सेव होना चाहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 10 यूनिट यहाँ फर्स्ट पेपर में पढ़नी है, 10 यूनिट आपको सेकेंड पेपर के लिए भी तैयार करनी है, तो 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें आप पूछी जा रही हैं बहुत डेप्थ में जाके, तो उसके लिए टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इधर उधर की बातें ना करके आपके लिए बिल्कुल कंटेंट टू द पॉइंट लाती हूँ, ताकि आपका समय भी बचे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। सारी डीपली चीज़ें मैं यहाँ पर सब चीज़ें बताती हूँ, पूरा टू द पॉइंट, है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, नहीं तो मेरा भी मोरल डाउन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इप्सेटिव इवेल्युएशन। इप्सेटिव इवेल्युएशन, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी इप्सेटिव ही बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इस इवेल्युएशन में व्यक्ति के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना, मतलब कुछ उसके लिए दूसरे नॉर्म्स के बजाय दूसरों के प्रदर्शन के बजाय अपने पिछले प्रदर्शन से, मतलब जो उसने पिछले जो उसने नॉलेज दिखाया था अपना, या उसके पास जो नॉलेज था उस समय कैसा था और अभी कैसा है, तो जो लर्नर है उसी की जो पहले की स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, इसके आधार पर इवेल्युएशन होता है। इप्सेटिव इवेल्युएशन मतलब वर्तमान में क्या चीज़ें हैं और जो पहले उसका क्या नॉलेज था, क्या चीज़ें उसने सीखी थी, कैसा प्रदर्शन था, ये हो जाता है इप्सेटिव इवेल्युएशन। अपने पिछले प्रदर्शन से यहाँ पर तुलना की जाती है। ये समय के साथ व्यक्तिगत प्रगति और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट बन जाता है, स्वसंदर्भित मूल्यांकन बन जाता है ना। तो यहाँ पर टीचिंग जो एजुकेशनल सेटिंग होती है, यहाँ पर इससे क्या पता लगता है, छात्रों का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसको सुधार को ट्रैक करने के लिए, है ना, कि और इसमें क्या कमियां हैं, इसको ट्रैक किया जा सकता है, इनको सुधारा जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी बाहरी बेंचमार्क नहीं होता है, बल्कि उसकी ही जो इंडिविजुअल उसकी एडवांस, मतलब जो भी व्यक्तिगत उन्नति है, इस पर जोर दिया जाता है। तो किसी भी बाहरी नॉर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लर्नर की पिछली जितनी भी उसकी प्रोग्रेस थी उसके आधार पे अभी वर्तमान को देखते हुए यहाँ पर इवेल्युएशन किया जाता है कि अभी वर्तमान में क्या है, पिछले की अपेक्षा अच्छा हुआ है, बेटर हुआ है, या गुड हुआ है, बेटर, बेस्ट क्या है ना। तो इससे यहाँ पर हमें इप्सेटिव इवेल्युएशन में पता लगती हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे, तो हो सकता है सेट के एग्जाम में भी आ सकते हैं, या यूजीसी नेट में ही और टफ करके भी पूछा जा सकता है ना। तो क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ और क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, है ना।
अब देखिए यहाँ पर एब्सेटिव जो मूल्यांकन है किसी व्यक्ति की शक्ति और सुधार के क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, एक इंसाइट प्रदान करता है। इंसाइट मतलब जो आपके अंदर से जो अंतर्दृष्टि, मतलब चीज़ें पता लगती हैं आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो इस तरह से सीखने और विकास के लिए अधिक व्यक्तिगत और चिंतनशील एक रिफ्लेक्टिव यहाँ पर अप्रोच होती है। तो उससे ये पता लगता है कि कितना और इसको सिखाया जा सकता है, क्या कहाँ पर इसके सुधार की ज़रूरत है। ये हो जाता है एब्सेटिव एवल्यूशन। जैसे कि आप अपने से ही एग्जाम्पल लीजिए, अगर कुछ लोगों ने अभी पिछला एग्ज़ाम दिया होगा या उसके पहले दिया होगा, जून वाला दिया होगा 2023 में, फिर दिसंबर में 2023 में दिया होगा, तो उनको अपने ही इवेल्युएशन से पता लगेगा कि दिसंबर वाले में कुछ हमने ज़्यादा गेन किया है, या आपकी हो सकता है क्लियर भी हो जाए, है ना। पिछली बार अगर जून में कुछ नंबर से रह रहे हों तो आपकी क्लियर भी हो सकता है दिसंबर वाला। तो ये हो जाता है एब्सेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, आप अपने को ही ध्यान में रख के पिछली जो आपकी प्रोग्रेस थी उसमें अभी जो है तुलना करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एब्सेटिव इवेल्युएशन। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और देखिए CCE पैटर्न, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE इसको बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है CCE स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, नेट में भी पूछे गए हैं और सेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कैसी जो है असेसमेंट स्ट्रेटजी ये यूज होती है कहाँ, एजुकेशन एंड एम्फेसाइज कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। मतलब CCE का मतलब क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, है ना। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, एज ए टीचिंग, है ना। टीचिंग में उपयोग की जाने वाली एक क्या है, एक असेसमेंट स्ट्रेटजी है जो कि पूरे ये साल भर चलती है। शैक्षणिक वर्ष में पूरे साल भर छात्र की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है, लर्निंग देखी जाती है, और स्किल कौशल अधिग्रहण इसके निरंतर मूल्यांकन पर जोर देती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब क्या हुआ, सतत मतलब क्या, कंटिन्यूअस, लगातार चलता रहेगा, है ना। पूरे साल क्या है, लगातार उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, लगातार उसकी शैक्षणिक प्रगति को देखा जाएगा। और व्यापक से मतलब है कि खाली एकेडमिक परफॉर्मेंस ही नहीं, और भी जो भी परफॉर्मेंस होती हैं, चाहे वो खेल के संबंध में हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, या और भी अदर एक्टिविटीज़, कोई हॉबीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब की प्रोग्रेस का यहाँ पर जो है निरंतर प्रगति का आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही हो जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, ना कि खाली शैक्षिक क्षेत्र में, बल्कि जो ओवरऑल, मतलब शिक्षा का मतलब क्या है ना, समग्र विकास। ठीक है, तो पूरे ओवरऑल जो है इसके एडवांसमेंट पर ध्यान दिया जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। CCE का लक्ष्य ऐसी प्रणाली से दूर जाना जो शैक्षणिक सत्र के अंत में, यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक परीक्षा ले ली और उसी से फेल पास या जो भी उसका प्रोग्रेस है बस उसके बारे में आकलन कर लिया। यहाँ पर मतलब होता है कि सतत, लगातार और व्यापक। तो इसीलिए आपने देखा है कि स्कूलों में बेसिकली जो अच्छा पैटर्न मुझे लगता है वो CBSE बोर्ड का है ना, कि लगातार क्या है, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो CCE पैटर्न था बहुत पहले से लागू है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होता है कि आपके वीकली, मंथली, ऐसे मतलब जो है हाफ ईयरली, तो मतलब अलग अलग टेस्ट जो है आपके होते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस पता लगती है, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। तो एकेडमिक के साथ साथ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। ठीक है, ये हो जाता है CCE पैटर्न। नेक्स्ट आप देखिए इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीप में आपको बताया, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप किसी तरह से भी पूछे जाएं, आपको बिल्कुल सोच समझ के ही आंसर देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको इसकी बारीकियों को समझते हुए फिर आंसर लगाना है ना। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए ये स्कूल लेवल पे होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको स्किल लेवल की पढ़ाई होती है यहाँ पर कंटिन्यूअस CCE पैटर्न होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन और सीखना साथ साथ चलता है। यहाँ पर सीख भी रहा है बच्चा और उसका इवेल्युएशन भी हो रहा है। बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही इसका मूल्यांकन किया जाता है। पहले चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, फिर इवेल्युएशन किया जाता है। तो शिक्षक को प्रभावी रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है ना। मतलब जो आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, तो अभी इसका रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए फिर आगे की जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो सतत मूल्यांकन विशिष्ट शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र के संदर्भ में
सह शैक्षिक से मतलब जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उन्हीं के मतलब छात्रों की प्रगति, क्षमता और उपलब्धि के निरंतर आकलन में सहायता करता है। तो यही हो जाता है सतत मूल्यांकन का ये बेनिफिट हो जाता है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको अभी क्योंकि एवेल्यूएशन में हम पढ़ रहे हैं तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे जो हैं सब टॉपिक्स भी हैं। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बहुत पूछा जाता है और ये काफ़ी पूछा जाता है और आपको पहचानने को भी आता है ना। तो यहाँ पर देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, मानदंड संदर्भित परीक्षण। ये डिज़ाइन किया जाता है टू कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ ए लार्जर ग्रुप। एक कोई लार्जर ग्रुप है जहाँ पर बच्चे की जो लर्नर है उसकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रदर्शन की तुलना बड़े समूह से की जाती है ना। तो इस तरह से बड़े समूह के प्रदर्शन से करने के लिए डिज़ाइन किया, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पर नॉर्म्स मतलब नॉर्म्स कुछ बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आमतौर पे ये क्या होंगे, प्रतिशत के रूप में प्रकट किए मतलब यहाँ पे रिपोर्ट किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा होंगे और एक इंडिविजुअल की अगर परफॉर्मेंस को देखना है तो इसीलिए परसेंट के तौर पर, है ना। इससे पता चलता है कि संदर्भ समूह में मतलब जो रेफरेंस ग्रुप है किसी परीक्षार्थी का प्रदर्शन दूसरे की तुलना में कैसा है। तो इंडिविजुअल की यहाँ पर देखी जाती है कि जो अदर्स के मुकाबले में किसकी कैसी परफॉर्मेंस है ना। तो इस तरह से शोइंग हाउ ए टेस्ट टेकर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर इन द रेफरेंस ग्रुप। जो ये रेफरेंस ग्रुप है इसमें अदर्स के अपेक्षा उसकी क्या जो है परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक फिफ्थ क्लास के जो फिफ्थ स्टैंडर्ड का ही कोई क्लास है और इसमें यहाँ पर टेस्ट दिया जाता है जो कि नेशन वाइड है ना, देश भर में। तो इस तरह से फिफ्थ क्लास के लिए जो भी यहाँ पे टेस्ट को डिज़ाइन किया जाएगा और यहाँ पे 5वीं कक्षा के अन्य छात्रों के मानक समूह की तुलना में मतलब जो भी नॉर्म्स है, जो भी रेफरेंस ग्रुप है, तो उसमें गणित कौशल का आकलन करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, तो परिणाम क्या होंगे, प्रतिशत रैंकिंग इसके आधार पे आएंगे और ये दर्शाया जाएगा कि प्रत्येक छात्र का प्रदर्शन परीक्षा देने वाले 5वीं कक्षा के छात्रों की व्यापक आबादी की तुलना में कैसा है। तो हर एक छात्र का हमें यहाँ पर एक पूरे ग्रुप में हर एक छात्र की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये प्रतिशत जानकारी शिक्षकों और नीति निर्माताओं को व्यापक संदर्भ में छात्रों की सापेक्ष शक्तियों मतलब जो भी उसकी वीकनेस है, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर पता लग जाते हैं और इनको समझने में मदद मिलती है। तो ये हो जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिसाइड की, जैसे कि 5th ग्रेड स्टूडेंट है, ठीक है, नेशन वाइड मतलब एक देश भर में हो रहा है पूरा, 5th लेवल का मैथ का है। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर डिसाइड कर दी गई, इस तरह से नॉर्म्स बना लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो भी आउटकम आपको मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी होगी, ये होगी परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल रैंकिंग है ना, परसेंटेज पे। तो इस तरह से हमको क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं और नॉर्म्स के आधार पे, तो ये हो जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्म रेफरेंस की विशेषताएँ क्या हैं। तो इसमें देखिए इसमें ये पता लगता है कि छात्रों ने जो पाठ्यवस्तु का कहाँ तक अध्ययन किया है, कितना कंटेंट उसने पढ़ा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है ना। और कक्षा समूह के स्तर में यहाँ पर बात की जाती है, छात्र विशेष का अपने समूह में क्या स्थान है। अगर हम किसी क्लास की जैसे कि 5th क्लास की बात कर रहे हैं तो उसमें उस इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या है, परसेंटेज क्या है ना। तो यहाँ पे प्रतिशत है ना, यही चीज़ मैंने बताई कि परसेंटेज को वैल्यू दी जाएगी। प्राप्त परिणाम अध्यापक को कोई पुनर्बलन नहीं देते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ ये चीज़ नहीं पता लगती है, टीचर को नहीं पता लगेगा कि किस तरह से और सुधार किया जाए, तो कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। अंकन प्रक्रिया के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं छात्र ने कितनी पाठ्यवस्तु का अध्ययन किया है। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल तरीका हो जाता है। तो इसमें नॉर्म्स का विकास करना आवश्यक होता है ना। ये कम उपयोगी होते हैं, तो ये अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। तो सामान्य जानकारी ही हमको मिलती है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता लगेगा कि इसका इतना परसेंटेज आ रहा है या इतनी परसेंटाइल है, तो अभी इसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पता लगती हैं, सामान्य जानकारी मिलती है। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब है कि ये मूल्यांकन की एक ट्रेडिशनल विधि है जिसमें मूल्यांकन किसी नॉर्म, बिंदु, विशेष वर्ग या सामान्य उत्तर पर आधारित होता है ना। एक विशेष वर्ग जिसे मानक कहते हैं कि इनकी अचीवमेंट को ध्यान में रखकर जो भी आउटकम्स होता है, रिजल्ट होता है, उसकी व्याख्या की जाती है। ये हो जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और अपने कमेंट्स भी दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। उसके बाद देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या हो गया, ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं सवाल, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में बात करें तो मानदंड, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट डिजाइन टू मेजर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। तो विशिष्ट मानदंड या मानकों के विरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया है। इसमें परीक्षार्थी की तुलना किसी मानक समूह से करने के बजाय यहाँ पर यह आकलन किया जाता है कि व्यक्ति ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और सीखने के परिणामों को प्राप्त किया है। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया डिज़ाइन किए जाते हैं जिनसे ये पता लगता है कि उस स्पेसिफिक जो लर्नर की बात हम कर रहे हैं उसको कितना आता है ना। ये हो जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब एक एग्जांपल आपको देती हूँ, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि ये पता लगे कि आपको कितना सेफ एंड नॉलेजेबल ड्राइविंग जो है नॉलेज है ना, कितना आपको मतलब कितना पता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब एक एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे टेस्ट का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। ये टेस्ट क्या है, द टेस्ट असेस द इंडिविजुअल अगेंस्ट सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया सच एज नॉलेज ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ पर क्या होंगे, आपको मैथ के सवाल तो नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक रूल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं ना, जिन लोगों ने दिया है उनको पता है। तो इस तरह से एबिलिटी टू ऑपरेट ए व्हीकल सेफली, यहाँ पर ये पता लगता है कि उसको कितना नॉलेज है, यातायात के नियमों का आता है, उसको नहीं पता है ना, किस तरह से कैसे वो रूल्स को फॉलो करेगा, है ना, रोड के जितने भी रूल्स होते हैं उनको कैसे पालन करेगा कि नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोड साइंस, जो भी रोड में मतलब जो भी अलग अलग लाइट्स होती हैं ना, तो उनके सिंबल्स का मतलब क्या है, इसको आता है नहीं आता है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट के दौरान पूछी जाती हैं। तो यहाँ तो किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है कि आपकी कितनी अच्छी स्पीड है या कितना अच्छा चला लोगे बिना एक्सीडेंट किए, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। बस आपकी जो है नॉलेज को देखा जा रहा है कि आपको कितना आता है इससे संबंधित, क्योंकि आपका डीएल बनना है। तो उस क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उस एक क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है ना, कि इस क्षेत्र में उसको नॉलेज है या नहीं है। यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है कि रोड पे कितने लोग चल रहे हैं, आपकी स्पीड क्या होगी, है ना। तो द फोकस हियर इज ऑन वेदर द पर्सन हैज अटेन्ड द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज रेदर देन हाउ देयर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पर अदर से कंपेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात देखी जा रही है कि जितनी भी जो आवश्यक जानकारी है, नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज, उसको पता है या नहीं पता है, तब तो हमें डीएल इसका बनाना चाहिए या तो फिर फेल कर देना चाहिए, यही तो होता है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये सारे एवेल्यूएशन सिस्टम के जितने भी टाइप्स हैं अगर समझ में आ गए, लगे कि हाँ कुछ हमने पढ़ा है, आपका टाइम यूटिलाइज हुआ है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। लाइक नहीं करते हैं, देखने वालों की संख्या तो खूब रहती है, लेकिन लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट्स नहीं देते हैं, कोई फीडबैक नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, उसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बराबर फीडबैक देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी सबका रिप्लाई देती हूँ, खुद से देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी अपने फीडबैक दिया करिए, ताकि टीचर को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी तैयारी जून 2024 के लिए पूरी तैयारी ऐसे कर रहे हैं, यूनिट वाइज सारी चीज़ें कवर करेंगे। टीचिंग और रिसर्च मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।